हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसा गया भाई आपका एग्ज़ाम? मैं होप करती हूँ बढ़िया गया होगा। सैम्पल पेपर मैंने 20 मार्क्स का बनाया था, लेकिन बाद में पता लगा कि 40 मार्क्स का सेट आ रहा है, लेकिन पहले कभी सेट 40 मार्क्स का आता नहीं था। तो भी मैं होप करती हूँ कि सैम्पल पेपर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। और चलो अब हम जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं अपना सेट 2 का सॉल्यूशन। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस वही हैं, सारी 40 मार्क्स का पेपर है। 60 मिनट्स कम थे इसके लिए मेरे हिसाब से। और क्वेश्चन पेपर के जो सेक्शंस हैं वो आप देख सकते हो नीचे, अकॉर्डिंगली हमें पता लगते चले जाएंगे। तो जल्दी से सेक्शन नंबर ए पर आ जाते हैं, जिसमें शायद हमारे 11 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? यदि बराबर को बराबर से जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होते हैं। इफ इक्वल्स आर एडिड टू इक्वल देन द होल आर इक्वल। तो ये यूक्लिड स्टेटमेंट में अभिधारणा है, परिभाषा है, प्रमेय है या अभिग्रहित है? तो ये एग्जाम है आपका अभिग्रहित है। ठीक है, अब दूसरे पर आ जाओ। दो समानांतर रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, तो भाई कभी भी नहीं करती, तो प्रतिच्छेद नहीं करती क्योंकि समानांतर रेखाएं कभी भी नहीं काटती। तो ये बहुत ही आसान प्रश्न था। तीसरे प्रश्न पर आ जाओ बेटा। कुल मिलाकर पेपर आपका ठीक था, कोई ज़्यादा ये भी नहीं था कि बहुत मुश्किल है। एक एक नंबर के प्रश्न बहुत ही मुझे लग रहा है आसान है। देखो आप ध्यान से, एक समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा, तो हम सबको पता है कि समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा ये होती है जिसे हम कर्ण या हाइपोटेन्यूज कहते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल में लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेन्यूज होता है। न्यून कोण या एक्यूट एंगल कौन सा होता है? जो 90 डिग्री से कम होता है, जो 90 से लेस होता है। ठीक हो गया। चलिए फिफ्थ पर आ जाइए। अब आप थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं, पेपर पर ही आपका पेपर हो जाएगा। फिफ्थ पर आ जाइए। वृत्त के केंद्र से वृत्त के किसी बिंदु तक खींची गई रेखा, लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल। ये सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है, और किसी पॉइंट तक अगर कोई लाइन खींचते हो तो वो रेडियस या त्रिज्या कहलाती है। तो इंग्लिश मीडियम वाले रेडियस लिख कर आएंगे और हिंदी मीडियम वाले बच्चों ने त्रिज्या लिखा होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग यानी सम ऑफ 3 एंगल्स 180 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 7, यूक्लिड की अवधारणा। हिंदी में वैसे अभिधारणा आएगा यहाँ पर, और इंग्लिश में देखें तो हमें आसानी समझ आएगा। यूक्लिड पोस्टुलेट्स आर 5 पोस्टुलेट्स हैं। जब दो किरणें एक ही अंतिम बिंदु से निकलती है, व्हेन टू रेज ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट, ये एंड पॉइंट है और यहाँ से दो किरणें निकल रही हैं, तो इस प्रकार जो बन रहा है वो ये क्या कहलाता है? तो ये कोण कहलाता है, एंगल कहलाता है। क्लियर है? नौवां प्रश्न, दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। ये मैंने भी क्वेश्चन पेपर में डाला हुआ था, बहुत बार आता है ये एग्जाम में कि दो अलग अलग पॉइंट से केवल एक लाइन खींच सकते हैं। तो ये रॉन्ग है, फॉल्स है। और क्वेश्चन नंबर 10, समान भुजाओं वाले दो वर्ग सर्वांग सम होते हैं। बिल्कुल सही है। अगर एक वर्ग की भुजा 3 सेंटीमीटर है और दूसरे की भी 3 सेंटीमीटर, तो दोनों एक दूसरे को ढक लेंगे। तो यस, इट्स ट्रू। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11 पर। ये हमारा असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। असर्शन रीजन में क्या होता है बच्चे कि आपको एक तो अभिकथन यानी असर्शन दिया जाता है, आपने चेक करना होता है कि ये बात ट्रू है या फॉल्स है। दूसरा आपको रीजन दिया जाता है, वो भी आपने चेक करना होता है कि ट्रू है या फॉल्स है। उसके बाद आपको ये 4 आंसर में से कोई एक आंसर चूज करना पड़ता है। अगर अभिकथन और कारण दोनों ही ठीक हैं और इस कारण की वजह से यानी नीचे वाले की वजह से ऊपर वाला ट्रू है, तो आप ए को चूज करते हो। लेकिन दोनों सही हैं पर नीचे वाले की वजह से ऊपर वाला, मतलब ऊपर वाला जो रिजल्ट है वो नीचे वाले पर डिपेंड नहीं कर रहा, तो हम बी चूज करते हैं। पहला सही है और दूसरा गलत है तो सी चूज करते हैं, और दोनों गलत हैं, दोनों रॉन्ग है, फॉल्स है, तो हम डी चूज करते हैं। तो सबसे पहले ही हम देखते हैं अभिकथन या अपना असर्शन। समानांतर रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जो कभी एक दूसरे को नहीं काटती। तो यह बिल्कुल हमारा ट्रू है, सत्य है। द पैरेलल लाइंस आर दोज विच नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी भी नहीं काटती। अब देखो, समानांतर रेखाएं दो या दो से अधिक रेखाएं हो सकती हैं। पैरेलल लाइंस कैन बी 2 और मोर लाइंस। बिल्कुल, ये 2 हैं, 3 है, 4 है, 5 भी हो सकते हैं, तो ये भी सत्य है। दोनों ही बातें सत्य हैं, लेकिन नीचे वाले का ऊपर वाले से कोई लेना देना नहीं है, इसका ऊपर वाले पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि दोनों सही हैं लेकिन कारण दावे की सही व्याख्या नहीं करता। बोथ आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। तो ये 1 मार्क के क्वेश्चन थे। अब आपका आ जाता है सेक्शन बी, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो कि 2-2 नंबर के हैं। दी गई आकृति में फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, वाई का मान ज्ञात करो। ये एक स्ट्रेट लाइन है।
अगर इन तीनों एंगल्स को मैं देखूं तो तीनों मिलकर, मैं बिल्कुल आपको मतलब मैं डिटेल्ड सॉल्यूशन नहीं करा रही हूँ, सुन लीजिए मेरी बात, एक एक पॉइंट नहीं लिखने वाली हूँ अब मैं यहाँ पर कि कैसे आपने राइट करना है। तो ये कंप्लीट एंगल 180 का हो जाएगा, लेकिन ये कंप्लीट एंगल इन तीनों से मिलकर बना है, यानी कि इन तीनों का सम कितना हो जाएगा 180। आप लिख सकते हो यहाँ पर एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन इज ऑफ 180, सरल रेखा पर बनने वाला कोण 180 डिग्री का होता है। तो 6 3 9 1 10 y बराबर 180 और 0 से 0 कट के y की वैल्यू 18 डिग्री आ जाएगी। आसान है बिल्कुल। 13वें प्रश्न पर आ जाओ, ये भी बेहद आसान है। त्रिभुज ए बी सी में ए बी और ए सी इक्वल हैं, तो सबसे पहले तो आप ट्राइंगल बना लो, ए बी सी और ये साइड इसके इक्वल, और एंगल बी 50 डिग्री है, तो एंगल सी बताओ। बहुत आसान प्रश्न है, बहुत ही आसान। हम डायरेक्ट इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर इसने एंगल ए पूछा होता ना तो भी थोड़ा सा ये क्वेश्चन 2 नंबर का बन जाता, ये तो 1 ही नंबर का क्वेश्चन है। आप यहाँ एक ही कारण लिखोगे कि समद्विबाहु त्रिभुज की अगर 2 भुजाएं बराबर है तो उनके सम्मुख कोण भी समान होते हैं। ये थ्योरम है आपकी। एंगल्स इक्वल टू द इन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आप लिखेंगे इन आइसोसेलेस ट्रायंगल एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो एंगल सी भी कितना हो जाएगा 50 डिग्री का हो जाएगा। अब आ जाओ प्रश्न संख्या 14 पर, निम्न पदों की परिभाषा दीजिए। समानांतर रेखाएं, अभी अभी आपके पेपर में ही आ गई है समानांतर रेखा की परिभाषा, तो कि ऐसी दो रेखाएं, दो ही लिख दीजिए, वैसे तो 2 से ज़्यादा हो सकती हैं, ऐसी दो रेखाएं जो एक दूसरे को बढ़ाना, किसी भी तरफ बढ़ाने पर एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं। मैंने पहले ही बोल दिया, मैं बहुत डिटेल में लिखने वाली नहीं हूँ यहाँ पर, मैं आपको जस्ट हिंट्स दे रही हूँ सॉल्यूशन के। ऐसी दो रेखाएं जो किसी भी दिशा में बढ़ाने पर एक दूसरे को ना काटे समानांतर रेखाएं कहलाती हैं। रेखाखंड, निश्चित लंबाई की रेखा को रेखाखंड कहते हैं। निश्चित लंबाई की रेखा को रेखाखंड कहते हैं, या आप ऐसे भी कह सकते हो कि रेखाखंड का प्रारंभिक और अंतिम बिंदु निश्चित होता है। मैं कह रही हूँ कि अगर मुझे 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड बनाना है तो उसका प्रारंभिक बिंदु भी निश्चित होगा और अंतिम बिंदु भी, उसको बढ़ाया नहीं जा सकता। ठीक है, आगे चलो। अब आ जाइए, अपना सेक्शन नंबर सी आ जाता है, थोड़ा जूम कर लेते हैं। सेक्शन नंबर सी देखो जरा, ये आ गया। 3-3 नंबर के ये हमारे क्वेश्चन है। ये भी बहुत आसान है कई क्वेश्चन। तो एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 4:5:6 है, कोण ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप लिखोगे त्रिभुज के कोणों का अनुपात, माना त्रिभुज का पहला कोण, ठीक है, 3 नंबर का है ना। तो जब भी अनुपात आपको दिया जाता है तो अनुपात को खत्म करने के लिए अनुपातिक स्थिरांक लेते हैं, यानी 4x, माना दूसरा कोण 5x और तीसरा कोण 6x। फिर आप लिखोगे, हम जानते हैं कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 4x जमा 5x जमा 6x बराबर है 180 डिग्री। 5 और 4 9 और 6 15x बराबर है 180 डिग्री। x बराबर है 180 बटे 15, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, x की वैल्यू 12 आ गई है। अब आपने तीनों कोण निकाल देने हैं। तो पहला कोण मेरा है 4x, यानी कि 4 गुणा 12 यानी 48 डिग्री। जो सेकंड एंगल है बच्चे वो आ जाएगा 5x, ये देख लो 4x 5x और 6x, तो 5 गुणा 12 यानी 60 डिग्री। और जो थर्ड एंगल आएगा वो 6 गुणा 12 यानी 12 6 72 डिग्री, और ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लीन कर देते हैं इसको। और अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। दी गई आकृति में पी क्यू और आर एस समानांतर है, यानी कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये वाली और ये वाली पैरेलल है। ठीक है, और एम एक्स क्यू, ध्यान देना, एम एक्स क्यू यानी ये वाला कोण 135 डिग्री है। मैं साथ साथ साफ करती जा रही हूँ स्क्रीन को। एम वाई आर, एम वाई, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आपकी बुक में भी है, वो थोड़ा चेंज है, बस यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर दिया। बराबर है 40 डिग्री है, तो कोण एक्स एम वाई यानी ये पूरा कोण आपने ज्ञात करना है। तो हम थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे। हम क्या करेंगे कि एम से जाने वाली एक लाइन खींच लेंगे, मान लो उस लाइन को एल नाम दे दें, तो एल हम खींचेंगे पी क्यू के समानांतर। ठीक है,
एल पी क्यू के समानांतर खींचेंगे, पी क्यू पहले से आर एस के समानांतर है तो एल इन दोनों के समानांतर हो जाएगा। अब आपको दो बातें याद रखनी है, एक दो बातें कि अगर कोई दो रेखाएं समानांतर है और तिर्यक रेखा उन्हें काट रही है तो संगत कोण बराबर होते हैं और अंतः एकांतर कोण भी बराबर होते हैं। ये अंतः एकांतर कोण है। अब आप ध्यान देना कि यहाँ पर मैं कलर वाइट ले लेती हूँ, शायद ज़्यादा अपीलिंग रहेगा, वो कलर आपको दिखेगा। ये देखो, ये दो रेखाएं समानांतर हैं और एम वाई तिर्यक रेखा है, दिख रही है आपको। आपने क्या करना है, आपने ये सारी बातें लिखनी हैं, क्योंकि 3 नंबर का प्रश्न है ना, क्योंकि एल समानांतर है आर एस के एंड एम वाई इज ट्रांसवर्सल, यानी कि एम वाई क्या है, हमारी तिर्यक रेखा है। तो अंतः एकांतर कोण बराबर होंगे, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा। इस पॉइंट को आप नाम दे दो ए और इसको नाम दे दो बी। तो एंगल ए एम वाई, एंगल ए एम वाई इज इक्वल टू एंगल एम वाई आर। समझ में आ गई मेरी बात। और एम वाई आर कितने का है, 40 डिग्री। तो ये वाला एंगल आ जाएगा 40 डिग्री। दिख रहा है, या मैं यहाँ पर येलो कलर लगाऊं? हाँ, मेरे हिसाब से तो आपको यहाँ दिखना चाहिए, ये है 40 डिग्री। समझ में आ गई बात। अब लो एक और लॉजिक लो। एंड दूसरी बात, पी क्यू के भी समानांतर है एल, एल इज पैरेलल टू पी क्यू। देखो भाई ध्यान से, ये पी क्यू है, ये एल है और ये तिर्यक रेखा है एम एक्स, वह एम एक्स एक तिर्यक रेखा है। ये सारी बातें 3 नंबर में लिखनी होती हैं। तो अब हमारा अल्टरनेट वाला एंगल यूज नहीं करेंगे। किसी भी दो समानांतर रेखाओं को जब तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा के एक और के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। क्योंकि मैं कर क्या रही हूँ, आप इस बात को समझो, मुझे ये पूरा एंगल निकालना है एक्स एम वाई। नीचे वाला मुझे मिल गया है, अगर ये ऊपर वाला मिल जाए तो दोनों को जोड़कर मेरा एंगल आ जाएगा। क्लियर है, मेरी बात समझ में आ रही है। तो ये कब निकलेगा, तो जब इसका और इसका रिलेशन हमें पता लगेगा। ठीक है, तो एक्स एम लाइन इसको जब कट कर रही है तो तिर्यक रेखा के एक और बने हुए कोणों का योग 180 होता है। तो एंगल एम एक्स क्यू जमा एक्स एम ए, ठीक है, दिख रहा है आपको, एंगल एक्स एम ए। ठीक है, तो एंगल एक्स एम ए दोनों का जोड़ 180 होगा। ये 135 है और एंगल एक्स एम ए इज इक्वल टू 180। तो 180 में से 135 माइनस करोगे तो आपका एंगल एक्स एम ए आ जाएगा 180 माइनस 135 और एंगल एक्स एम ए आ गया 45। ये 45 और ये 40, सुन लो मेरी बात, ये ऊपर वाला आ गया 45 डिग्री। इसको भी मैं येलो कलर से राइट कर देती हूँ। अब आपने करना क्या था, क्वेश्चन देख लो, एंगल एक्स एम वाई, तो एक्स एम वाई तो ये पूरा एंगल है, तो इन दोनों को जोड़ के आ जाएगा। यहाँ लिख दो एंगल एक्स एम वाई इज इक्वल टू 45 प्लस 40 डिग्री 85 डिग्री आ जाएगा। समझाने में टाइम ज़्यादा लग रहा है, कंपैरेटिवली क्वेश्चन इतना कोई मुश्किल नहीं है और ये तो बेहद ही आसान है 3 नंबर के हिसाब से। दी गई आकृति में यदि x जमा वाई और w जमा z बराबर है, इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, कि भाई इन दोनों का जो सम है वो इन दोनों के सम के बराबर है, तो सिद्ध करो कि ए ओ बी एक सरल रेखा है। एक बात का मेरे बच्चे ध्यान रखेंगे कि क्या, अब तुम कहोगे मैडम दिख तो रहा है सरल रेखा है, दिख रहा है सीधी रेखा है, लेकिन दिखना और प्रूव करना दो अलग अलग बातें होती हैं। अगर कोई लाइन सरल है, सीधी है, तो उस पर बनने वाला कंप्लीट एंगल हमेशा 180 डिग्री का होता है। ये सरल रेखा की, सीधी रेखा की, स्ट्रेट लाइन की पहचान होती है कि दैट एंगल ऑन दैट लाइन इज ऑलवेज 180 डिग्री। तो अब तुम्हें क्या करना है कि ए बी के बीच में जो ये पॉइंट ओ है ना, ओ, तो इसको लेकर ये बन रहा है एंगल ए ओ बी, या इधर से ले लो तो भी एंगल ए ओ बी। अगर आप एंगल ए ओ बी को 180 डिग्री का दिखा देते हो तो ही आप गारंटी से कह सकते हो कि ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है। क्लियर है। अब मैं आगे बढ़ूं। अब मेरी बात सुनो, ये पूरा तो एक सर्कल बन रहा है और ये पूरे सर्कल में 4 एंगल आ रहे हैं, एक्स वाई जेड और डब्ल्यू। तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, पूरा केंद्रीय कोण सेंट्रल एंगल 360 का होता है। लेकिन इसने बोला है कि x प्लस वाई और w प्लस जेड तो बराबर हैं, तो इस x प्लस वाई को तो ऐसे का ऐसा रहने दो
और इस w प्लस जेड की जगह भी x प्लस वाई लगा दो इसको यूज करके। ये आप लिखोगे क्यों? क्योंकि ऐसा है, बिकॉज x प्लस वाई इज इक्वल टू w प्लस जेड। अब सुनो, ब्रैकेट हटाओगे तो जब x में x जोड़ोगे तो 2x आएगा, y में y जोड़ोगे 2y आएगा, इज इक्वल टू 360। दो कॉमन ले लो तो बच्चे x प्लस वाई इज इक्वल टू 360, इस दो को राइट में ले जाओ तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 बाई 2 यानी 180। अब इसको थोड़ा सा यहाँ से अगर मैं क्लियर करूँ तो ये देखो जरा ध्यान से, x प्लस वाई ये बन गया एंगल AOB, और यहाँ से मेरा रिजल्ट आया कि एंगल AOB 180 डिग्री है। इट मीन्स AB एक सरल रेखा है, AB इज अ स्ट्रेट लाइन, AB एक सरल रेखा है। तो ये 3 नंबर के आपके क्वेश्चन थे। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाते हैं। यहाँ आपको इंटरनल चॉइस भी दी गई है क्वेश्चन नंबर 18 में, ठीक है। इसको मैं इतना ही रखूँगी क्योंकि मैं इसको फिर यहाँ स्क्रीन पर सॉल्व कराऊंगी। क्वेश्चन नंबर 18 डी लॉन्ग आंसर टाइप है, 18वां और 19वां दोनों 5-5 नंबर के हैं। सिद्ध करो कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। प्रूव दैट अपोजिट टू द इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। यही रिजल्ट अभी हमने वो सी एंगल फाइंड करने में यूज़ किया था। तो आप सबसे पहले क्या लोगे, थोड़ा सा अब इसको साइड में कर लेते हैं कि अगर कोई त्रिभुज समद्विबाहु है यानी उसकी दो भुजा बराबर हैं, तो आपने क्या दिखाना है कि उसके उन दोनों के सामने वाले कोण भी बराबर होंगे। इफ ए ट्रायंगल इज आइसोसेलेस तो आपने प्रूव करना है कि इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। ये है क्वेश्चन नंबर 18। हम ले लेते हैं एक आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसका मैं नाम दे देती हूँ ABC, जिसमें AB और AC बराबर हैं। ये तो दिया है, मैं आप लिखोगे कि समद्विबाहु, मैं शॉर्ट में करा रही हूँ, बार बार बोल रही हूँ, ABC में AB और AC बराबर है, ये हमें दिया गया। वी आर, इंग्लिश मीडियम में भी कोई दिक्कत नहीं है इस लाइन को लिखने में। सिद्ध क्या करना है कि एंगल B और एंगल C इक्वल है। AB के सामने एंगल C है और AC के सामने एंगल B है, जिनको आपने इक्वल प्रूव करना है। तो अब आपको यहाँ एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, रचना करनी पड़ेगी कि एंगल A का बाइसेक्टर खींच लो, समद्विभाजक खींच लो, जो कि BC को D पर मिलता है। एंगल A का समद्विभाजक खींचो, एंगल A का समद्विभाजक खींचो जो BC को D पर मिलता है। क्लियर है? ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A which meet BC at D. Is it okay? Draw the bisector of angle A which meet BC at D. अब आ जाओ प्रमाण पर। अब मेरी बात सुनो, मुझे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल दिखाना है, तो मैं ये लेफ्ट वाला और राइट वाला दोनों त्रिभुज उठा लेती हूँ। एक ये वाला, ठीक है, कलर चेंज करके दिखाऊं तो एक ये वाला। तो हम लेंगे त्रिभुज ABD व त्रिभुज ACD में, दिख गया, इन ट्राइंगल ABD एंड ACD में। AB AC के इक्वल ऑलरेडी है, गिवन है, AB इज इक्वल टू AC गिवन है, दिया है। क्लियर है? अब जब मैंने ये इस एंगल का बाइसेक्टर खींच दिया तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, तो ये हो गया एंगल BAD, और ये हो गया बच्चे एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल CAD। आप लिखोगे क्योंकि AD कोण A का क्या है, समद्विभाजक है, बिकॉज AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। और जो ये AD लाइन है ये दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है, AD इज इक्वल टू AD सांझी है, कॉमन है। तो लेफ्ट वाले त्रिभुज की दो साइड, राइट वाले त्रिभुज की दो साइड और बीच वाला एंगल बराबर हो गया, तो साइड एंगल साइड केस ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। त्रिभुज ABD सर्वांगसम है त्रिभुज ACD के। ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD, और जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो तो उनके सभी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं, तो एंगल B और एंगल C भी इक्वल आ जाएंगे। तो एंगल ABD और एंगल ACD भी इक्वल हो जाएंगे, यानी एंगल B और एंगल D इक्वल हो जाएंगे, और यही हमें प्रूव करना था। पूरा क्वेश्चन एक फ्रेम में कर दिया है, आप इसको नोट कर सकते हो। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप मुझे ज़रूर लिखा करो, कमेंट बॉक्स में बताओ। लेक्चर हेल्पफुल लगे तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले। अब आ जाओ इसी पर, इसको मैं डिटेल में नहीं बताऊंगी, दो ही स्टेप हैं इस क्वेश्चन के।
और इसी वाइट स्क्रीन पर हम इसको लिख देंगे। सुनो वे ध्यान से क्या कह रहा है। आकृति में पी ओ क्यू रेखा है, पी ओ क्यू इज ए लाइन, ये है पी ओ क्यू, लाइन हो गई। ओ आर रेखा पी क्यू पर लंब है, ओ आर यहाँ लंब है, जब ये एंगल 90 है तो भैया ये एंगल भी 90 है, क्लियर है। किरणों ओपी और ओ आर के बीच में, सुन लो, ये ओपी है, ये ओ आर है, और इनके बीच का मतलब बिल्कुल सेंटर नहीं है, ओ एस एक लाइन जा रही है, क्लियर हो गया, समझ में आ गई मेरी बात। बीच का मतलब मध्य नहीं बोला है इसने, बीच में कहीं भी। तो तुम्हें क्या प्रूव करना है कि एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू 1/2 एंगल क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। इसके दो ही स्टेप हैं, बहुत ध्यान से सुनना कि पहला देखो क्यू ओ एस और पी ओ एस, मैं इन दोनों को ही पकड़ लेती हूँ। ये जो एंगल है क्यू ओ एस पूरा एंगल, सुन लो मेरी बात ध्यान से, ये जो क्यू ओ एस है वो इन दोनों से मिलके बना है, एम आई राइट। तो मैं लिख सकती हूँ एंगल क्यू ओ आर, एंगल क्यू ओ आर और फिर आर ओ एस, ठीक है, एंगल आर ओ एस, एम आई राइट। क्यू ओ आर में आर ओ एस को जोड़ोगे तो पूरा एंगल क्यू ओ एस आ जाएगा। मेरी बात अगर ये समझ आ गई तो कुछ भी नहीं है भैया, क्यू ओ और एस, ठीक है, इसमें इसको जोड़ दो तो ये एंगल आ गया। लेकिन अब ये क्यू ओ आर कितना है, 90 डिग्री का है, तो ये बन जाएगा 90 प्लस आर ओ एस, और ये हमारी पहली इक्वेशन बन जाती है। अब दूसरा एंगल पकड़ो पी ओ एस, राइट वाला पकड़ो पी ओ एस, ये पी ओ एस है, मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगर मैं इस पूरे एंगल में से, अगर मैं इस पूरे एंगल में से, सुनना मेरी बात ध्यान से, मैं ले रही हूँ पी ओ एस, पी ओ एस है ये नीचे वाला, कलर चेंज करके दिखाऊं क्या, ये वाला। अगर मैं इस पूरे रेड एंगल में से, अगर मैं इस पूरे रेड एंगल में से ये ब्लू एंगल घटा दूं, आपको बात समझ आ रही है, दोबारा एक बार फिर से दिखाती हूं मैं आपको। अगर इस पूरे एंगल पी ओ आर, एंगल पी ओ आर में से अगर मैं ये वाला एंगल हटा दूं जिसका नाम है आर ओ एस, तो क्या बच गया, केवल ये ब्लू वाला पार्ट बच गया ना। समझ में आ गई बात, बहुत सिंपल सी बात है। अगर इस पूरे एंगल में से इसको हटा दूं तो ये ब्लू वाला पार्ट बच जाता है जो कि पी ओ एस है। लेकिन जो पी ओ आर है, पी ओ आर ये तो 90 डिग्री है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 90 माइनस एंगल आर ओ एस। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। राइट साइड में इन दोनों की घटा की गई है, तो आप भी इन दोनों इक्वेशंस को माइनस कर दो, 1 माइनस 2 एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, लेफ्ट साइड कर दी माइनस, राइट साइड में पहले इसको लिख लो 90 प्लस आर ओ एस, फिर माइनस का निशान लगा के इसको लिख दो 90 माइनस आर ओ एस। राइट साइड को खोल लो, थोड़ा सा मैं स्क्रीन को इस तरफ ले लेती हूँ ताकि आपको दिखने में दिक्कत ना हो। 90 प्लस आर ओ एस, ये है माइनस 90, और ये दोनों माइनस मिलकर हो जाएंगे प्लस, 90 से 90 कैंसिल, आर ओ एस 2 बार आ रहा है तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ आर ओ एस। लेफ्ट में क्या चल रहा था, क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, इस 2 को उठाओ राइट साइड में ले जाओ तो ये क्या बन जाएगा, ये अपना बन जाएगा 1/2 ब्रैकेट में एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस इज इक्वल टू एंगल आर ओ एस। और यही वो रिजल्ट था जो हमने प्रूव करना था। इसको करने के और भी तरीके हैं, आप किसी और तरीके से भी इसको कर सकते हो, बट मुझे ये लगता है कि ये शायद ज़्यादा आसान रहे क्योंकि राइट साइड की दोनों टर्म्स को हमने उठाना है। आप इसे इस तरीके से भी कर सकते हो कि आप 90 डिग्री का एंगल ले सकते हो। भाई ये 90 डिग्री का एंगल कैसे आया, इस पूरे में से इसको माइनस किया, और ये 90 का कैसे आया कि इसमें इसको जोड़ा, फिर उन दोनों को भी आप बराबर कर सकते हो। अब आ जाओ भैया क्वेश्चन नंबर 19 पर। और जो ये क्वेश्चन नंबर 19 है ना, ये मैं अब पूरा लिखूंगी नहीं, इसका जो फर्स्ट पार्ट है, यूक्लिड की सभी अभिधारणाएं और कोई दो अभिग्रहित लिखो। तो आप अपनी बुक खोल लीजिएगा, मुझे पीडीएफ लेना याद नहीं रहा, और उस बुक में आपकी 5 अभिधारणाएं 5 पोस्टुलेट्स है जो मैं जल्दी से पढ़ देती हूँ। पहला पोस्टुलेट है, एक बिंदु से, मैं बुक में से बता रही हूँ, अन्य बिंदु तक सीधी रेखा खींची जा सकती है।
दूसरा हिंदी मीडियम की पुरानी बुक है मेरे पास, न्यू बुक में भी आपके सिर्फ पोस्टुलेट्स ही गिवन है, पहली एक्सरसाइज में बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है। दूसरा है दिए हुए दो भिन्न बिंदुओं से होकर, इसको भी आप ले सकते हो, एक आदित्य रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, तो ये दोनों एक ही हैं भाई, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक रेखा खींचो या वो एक ही बात है। दूसरा पोस्टुलेट है एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है, और ये कई बार आपसे 1 मार्क के क्वेश्चन में बहुत बार आपसे पूछा जाता है, एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जाता है। तीसरा है किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या को लेकर एक वृत्त खींचा जा सकता है। चौथा है सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। और पांचवा बहुत ही बड़ा है जो कि इनको पूछना नहीं चाहिए था, एक सीधी रेखा दो रेखाओं पर गिरकर एक ही ओर के कोण इस तरह बनाए, ठीक है, कि उनका योग समकोणों से कम हो, तो वो रेखाएं कहीं ना कहीं बढ़ने पर एक दूसरे को काटती हैं। तो ये क्वेश्चन कंपैरेटिवली मुश्किल है, मेरे ख्याल से आप में से किसी बच्चे ने किया भी नहीं होगा। और कोई दो अभिग्रहित, तो अभिग्रहित 7 हैं जो बिल्कुल स्टार्टिंग में लिखेंगे, जो बराबर में बराबर, अभी एक अभिग्रहित तो पेपर में ही आ रहा है कि भैया बराबर में बराबर जोड़ो तो बराबर आता है। दूसरा अभिग्रहित है बराबर में बराबर घटाओ तो बराबर आता है, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। तो इनको आप अपनी बुक से देखकर लिख लीजिएगा। और अब हम आ जाते हैं 19वें क्वेश्चन के और वाले पार्ट पर। ठीक है, और वाले पार्ट पर इसको मैं थोड़ा छोटा करूंगी ताकि मैं बोर्ड के स्क्रीन पर इसको अच्छे से आपको थ्योरम को समझा सकूं। बीई और सी एफ एक त्रिभुज ABC के दो बराबर शीर्षलंब है। बीई एंड सी एफ आर टू इक्वल एल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्राइंगल ABC। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ डायग्राम बना देती हूँ। ABC एक ट्राइंगल है, ठीक है, कैसा ट्राइंगल है वी डोंट नो, अपने आप से कोई एजम्पशन आपने नहीं करना होता है। उसमें बीई शीर्षलंब मीन्स द एल्टीट्यूड मीन्स बी से एक परपेंडिकुलर डाला जो सामने वाली भुजा को ई पर मिलता है। सी से एक परपेंडिकुलर डाला जो सामने वाली भुजा को एफ पर मिलता है, और ये दोनों भैया बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, इनके ऊपर मैं कलर दूसरा लगा देती हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि ये जो आपके ब्लू पार्ट्स हैं वो दोनों आपस में क्या हैं, बराबर हैं। इज इट ओके? अब देखो RHS सर्वांग समता नियम का प्रयोग करके, उसने पहले ही बोल दिया RHS यानी 90 डिग्री का एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड का यूज करके दिखाओ कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये तो आपको दिया गया है, सारा लिख लेना आप। जो आपने सिद्ध करना है, प्रूव करना है, वो क्या करना है कि ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी उसकी कोई दो भुजाएं बराबर हैं। अब तुम क्या करोगे, दो ट्रायंगल उठाओ। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। BEC ये वाला ट्रायंगल लिया मैंने, BEC, इसको मैं अलग से यहाँ आपके लिए फिर से बना रही हूँ। इस तरह आप भी अलग से बना लिया करो तो आप ना कंफ्यूज नहीं रहोगे। E यहाँ है, B यहाँ है, C यहाँ है, और ये एंगल 90 है। अब हम ले लेते हैं दूसरा ट्रायंगल। देखो मैंने BEC लिया है, तो अब आप C से चलोगे, CFB ऐसे चलोगे, तो ये वाला ट्रायंगल, इसको भी मैं अब यहाँ अलग से बना रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए दोनों ही डायग्राम, है ना, CF और B, जिसमें ये एंगल 90 है। इस ब्लू ट्रायंगल को और इस वाइट ट्रायंगल को अब हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो थोड़ा सा और अपना स्क्रीन, हाँ अब देखो आराम से, ये देखो। तो अब हम लिखेंगे प्रमाण पे आ जाओ। तो त्रिभुज, एक बात का ध्यान रखना है कि यहाँ B से शुरू करके E पे जा रहे हो, तो ट्रायंगल BEC, और यहाँ B से शुरू किया है तो यहाँ आप शुरू करिएगा C से आप F की तरफ जाओगे, CFB, ठीक है। वह ट्रायंगल, वाइट ही कलर ले लेते हैं, वाइट अच्छा लगता है इस पर। ट्रायंगल CFB में दोनों में क्या क्या इक्वल है, ध्यान से देखो। इसमें एंगल E 90 का है, इसमें एंगल F 90 का है, तो एंगल E इज इक्वल टू एंगल F 90 का हो गया। BE CF के बराबर है, BE की लेंथ और CF की लेंथ दोनों बराबर है, क्योंकि बुक वाले ने हमें कही है, गिवन है, दिया है। क्लियर हो गया। और BC देखो ना, BC पे ही तो दोनों ट्रायंगल बने हुए हैं,
तो BC दोनों की कॉमन साइड हो गई, तो BC इज इक्वल टू BC। तो 90 डिग्री का एंगल हो गया, उसके सामने हाइपोटेन्यूज हो गया और एक साइड इक्वल हो गई, तो कौन सा नियम लग गया? RHS। लेकिन RHS नियम से हमारा रिजल्ट क्या आया? हमारा रिजल्ट आया कि ट्रायंगल BEC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CFB। अब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आ गए, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आ गए, हमने ट्रायंगल थोड़ी कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं, हमने तो जो ये अपना मेन त्रिभुज था, अगर मैं इसको अंदर से थोड़ा सा साफ कर दूं, तो हमने तो इस मेन ट्रायंगल को समद्विबाहु दिखाना था। ये बात तो बीच में रह गई ना, हमने तो इस त्रिभुज को समद्विबाहु दिखाना था, है ना। अब सुनो मेरी बात, जब ये वाला त्रिभुज और ये वाला वो हो गए, सर्वांग सम हो गए, तो इनके सभी कोण बराबर होंगे, तो एंगल C और एंगल B भी बराबर होंगे। ठीक है भाई, जब दो त्रिभुज सर्वांग सम हैं, जब ट्रायंगल BEC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CFB है, तो ये वाला एंगल C यानी BCE, एंगल BCE और ये वाला आपका जो एंगल है CBF, एंगल CBF दोनों बराबर हो जाएंगे। मतलब जो अपना मेन त्रिभुज था उसका ये वाला क्योंकि देखो ना, ये ऐसे तो जा रहा था और ये यहाँ से ऐसे जा रहा था, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर आ गया। और जब दो एंगल बराबर आ जाएं तो थ्योरम है आपके पास कि अगर किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं, तो AB और AC भी बराबर हो जाएंगे, और इसका मतलब हमारा त्रिभुज एक समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो ये था असली क्वेश्चन, 5 नंबर के हिसाब से सही डाल रखा था क्वेश्चन। तो अब जल्दी से अब हम आ जाते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पर, जो कि सोर्स बेस्ड, केस स्टडी बेस्ड कह सकते हो, स्टोरी बेस्ड आप कह सकते हो। तो ये 4 नंबर का आपका क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं और देखते हैं क्या क्वेश्चन है। चार दोस्तों ने एक खेल खेलने का फैसला किया। ठीक है, मीना ने सलाह दी कि शारीरिक खेल खेलने की बजाय एक ज्यामितीय मीन्स ज्योमेट्रिकल गेम खेलते हैं जिसमें अपना ज्योमेट्री का यूज हो रहा है। तो ज्यामितीय खेल में वो क्या खेल रहे हैं? मीना ने त्रिभुज ABC बनाया, ये दिख रहा है AB और C, दिख गया? ठीक है, और भी जूम कर देती हूँ मैं इसको अच्छे से, पूरा डायग्राम आपको क्लियर होना चाहिए, देख लो अब बिल्कुल स्पष्ट सारी चीजें दिखाई दे रही हैं आपको ABC। अब ये क्या कहता है? रोहित ने भुजा AB का मध्य बिंदु पाया, AB का मध्य बिंदु है D, इसे D के रूप में चिन्हित किया। तीसरे छात्र मैथ्यू ने D से एक रेखा DE समानांतर BC खींच दी। इसके लिए उसने एंगल ADE बराबर है एंगल ABC बनाया, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला, थोड़ा डीप है क्वेश्चन, ध्यान से समझना। इसके अलावा चौथी मित्र का क्या नाम है वो भी हम देख लेते। बीना ने क्या किया कि E से AB के समानांतर एक रेखा खींची, बार बार हमें थोड़ा आगे पीछे होना पड़ेगा। E से एक लाइन खींची जो कि AB के समानांतर है। इन सभी बातों में एक दो रिजल्ट्स छुपे हुए हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगी। पहले हम पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, मैं दोबारा से क्वेश्चन आपको बताऊंगी। तो उसने यह अवलोकन किया कि यह BC को नए बिंदु F पर काटती है। बीना ने पाया कि EF और BD बराबर है, जैसा कि डायग्राम में है। सारे दोस्त यही साबित करने में लगे थे, सेम यही स्टेटमेंट इंग्लिश मीडियम में है। जल्दी से मैं फिर से बता दूं, सभी मित्रों ने ये ट्रायंगल, इधर बनाती हूँ, सभी मित्रों ने एक ट्रायंगल बनाया भैया ABC, क्लियर हो गया। एक मित्र ने इसका मध्य बिंदु D लिया, दूसरे ने इसके समानांतर एक लाइन खींची जो इसको E पर काटती है, तीसरी ने E से AB के समानांतर एक और लाइन खींची जो इसको F पर मिलती है। ये सारी कहानी अब तक है जिसमें एंगल ADE यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है। आगे बात समझ में? इसको एक नाम दिया गया, इस कोण को 2, इस कोण को P, इस कोण को Q और इस कोण को R नाम दिया गया है। क्लियर है? आगे बढ़ूं अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। अब ये कहता है कि इस सारी डिटेल के आधार पर निम्न प्रश्नों के जवाब दो। इन द ट्राइंगल ADE एंड EFC, ADE और EFC में AD किसके बराबर है? नाम याद रखना, अपना पेपर सामने रख लो, ADE और EFC।
अब यहाँ 2-4 बातें हैं जो मैं आपको क्लियर करना, एक एक नंबर का क्वेश्चन है, आपने कुछ लिख के नहीं आना, बस वर्बली समझनी है सारी बातें आपने। जब भी किसी त्रिभुज में मध्य बिंदु प्रमेय होता है ये आपका, कि एक भुजा के मध्य बिंदु से, बहुत ध्यान से सुन लेना मेरी बात को, दूसरी ये मध्य बिंदु हो गया डी, इससे अगर हम बीसी के समानांतर लाइन खींचते हैं तो ये इसको भी मध्य बिंदु पर मिलेगी, तो ई मध्य बिंदु है एसी का। तो आपको एडी तो बीसी के बीडी के बराबर है, एडी तो बीडी के बराबर है, क्योंकि बुक वाले ने बोला है कि डी मध्य बिंदु है। क्लियर हो गया। और ये बात मैंने आपको बता दी है मध्य बिंदु प्रमेय से कि डीई क्योंकि बीसी के समानांतर है तो ई एसी का मध्य बिंदु है, तो एई ईसी के बराबर होगा, एई ईसी के बराबर होगा। इज इट क्लियर। और एक बात और बता दूं, मध्य बिंदु प्रमेय क्या कहता है कि इन दोनों मध्य बिंदुओं को मिलाने से जो डीई रेखा है वो बीसी की आधी होगी, तो डीई इज हाफ ऑफ बीसी। क्लियर है। अब अगली बात पे आ जाओ। अब ई मध्य बिंदु है और ई से एक और समानांतर रेखा इसने खींच दी, जिस भी बच्चे ने खींची है नाम आप देख लेना। सुन रहे हो मेरी बात को। अगर मैं थोड़ी देर के लिए डीई रेखा को भूल जाऊं तो इस भुजा के समानांतर ई से एक ये समानांतर रेखा खींची गई, ये दोनों भी तो समानांतर हैं, तो एफ भी बीसी का मध्य बिंदु हो गया और बी एफ एफ सी के बराबर आ गया। मैंने ये सारी बातें पहले नोट करके आपको बता दी हैं। क्लियर हो गया। अब ये क्या कहता है कि इस वाले त्रिभुज में और इस वाले त्रिभुज में, फिर देख लो एक बार, ADE और EFC में AD किसके बराबर है, ADE और EFC में ये जो AD है ये किसके बराबर है, ये आपने बताना है। अब हम एक बार नेक्स्ट पेज पर फिर जाते हैं, तो नेक्स्ट थोड़ा स्लाइड करते हैं इसको। देखो इसने खुद बताया है कि EF तो भैया BD के बराबर है, EF तो BD के बराबर है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन बन जाता है। अब ये EF तो BD के बराबर है, लेकिन BD AD के बराबर है। अभी मैंने दिखाया है आपको भाई। EF तो उसने मैथ्यू ने बोला, किसने बोला है, ये रहा बीना ने, कि EF BD के बराबर है। तो जो EF रेखा है वो BD के बराबर है, लेकिन हमें तो इन दोनों को पकड़ना है, तो BD AD के बराबर है, तो EF किसके बराबर आ जाएगा, AD के। तो पहले क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो हमारा यहाँ क्या बन जाएगा, AD बन जाएगा। AD किसके बराबर है, EF के। AD किसके बराबर है, EF के। तो ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। समझ में आई मेरी बात या नहीं आई। उल्टा चलते हैं, इसी को उल्टा ले लेते हैं कि AD किसके बराबर है, तो भैया AD BD के बराबर है और BD EF के बराबर है, तो AD और EF बराबर हो गए। ये आपका पहला पार्ट था। दूसरे पे चलें। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे फिर से लिख सकते हो कमेंट बॉक्स में, कोई दिक्कत नहीं, मैं दोबारा बता दूंगी। दूसरे पे आ जाओ। इन दोनों ही त्रिभुजों में, दोनों ही त्रिभुज फिर लेने हैं, कोण एक किसके बराबर है, कोण एक किसके बराबर, इन दोनों की तुलना करनी है, तो कोण एक किसके बराबर है। ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। ये जो दोनों रेखाएं हैं, ये वाला भुजा इसके बराबर आ गई, आ गई, बहुत ध्यान से देखना, अभी अभी प्रूव की है। और ये वाली भुजा इसके बराबर है, क्योंकि मैं यहां पर आपको बता चुकी हूं, AE EC के बराबर है। दोनों भुजाएं बराबर हो गई, दोनों भुजाएं बराबर हो गई। और ये जो है हमारी दोनों रेखाएं जो हैं वो समानांतर है। ठीक है, दोनों रेखाएं समानांतर हैं और ये तिर्यक रेखा है, तो ये कोण इसके बराबर आ जाएगा। तो ऊपर वाला ये त्रिभुज और ये दोनों त्रिभुज हमारे क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। सर्वांगसम हो गए तो कोण एक और कोण क्यू आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। नहीं तो एक और तरीका है, इसको भी छोड़ दो। बहुत तरीके होते हैं किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए, कि भैया ये दोनों कोण किताब वाले ने पहले ही कह दिए बराबर हैं, ADE और ABC बराबर है। अब ये दो रेखाएं समानांतर हैं, तो ये दोनों संगत कोण होंगे, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो कोण एक कोण क्यू के बराबर हो जाएगा। फिर सुन लो मेरी बात ध्यान से भाई। ADE यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ABC ऑलरेडी बराबर थे, यानी एक और कोण P पहले से बराबर थे। अब ये दोनों समानांतर हैं, ये तिर्यक रेखा है, तो ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे। तो कोण एक और कोण क्यू, कोण एक, क्योंकि P क्यू के बराबर है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा क्यू। तो हम यहाँ पर टिक लगा देंगे
कोण 1 कोण क्यू के बराबर है, और इन्हीं में तीसरा भाग है कोण 2 किसके बराबर है, तो कोण 2 तो कोण आर के बराबर है। अभी मैं आपको बता चुकी, क्योंकि ये होचपोच हो गया है, थोड़ा और साफ कर लेते हैं इसको, साथ साथ देखते चलो भाई। समानांतर रेखाएं 8वीं में आ जाता है, ये दोनों रेखाएं समानांतर हैं, ये तिर्यक रेखा है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर हो जाएगा, तो कोण 2 कोण आर के बराबर हो जाएगा। तो तीसरे भाग का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोण आर। चौथे पे आ जाओ, अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया ट्रायंगल एडीई और ईएफसी कैसे कॉन्ग्रुएंट हैं। ये येलो वाला और रेड वाला किस नियम के आधार पर कॉन्ग्रुएंट है, सुन लो मेरी बात ध्यान से। 4 नियम उसने दिए हैं, मैं फटाफट बता देती हूँ। एडी तो ईएफ के बराबर है, एई ईसी के बराबर है, अभी अभी मैं दिखा चुकी हूँ आपको पीछे, है ना। अब मेरी बात सुनना, डीई बीसी का आधा है, मैंने बता दिया था कि जो ये डीई है ये बीसी का आधा है, डीई बीसी का आधा है, और एफ बीसी का मध्य बिंदु है, तो डीई की लंबाई और एफसी की लंबाई बराबर हो जाएगी, तो ये भुजा इसके बराबर आ जाएगी, और एस 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 सर्वांग समता नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम। आरएचएस तो लग ही नहीं सकता क्योंकि 90 का कोण नहीं है। जब मैं एस ए एस की बात करती हूँ तो जो दो भुजाएं लूंगी उनके बीच का कोण लेना पड़ेगा, है ना। और ए एस से हो सकता है, एस ए एस से भी, वैसे तो इसके सभी आंसर सही हैं, एस ए एस से कैसे हो सकता है, मेरी वो बात भी सुन लो भाई। ये भुजा इसके बराबर हो गई, ये भुजा इसके बराबर हो गई, एंगल एक एंगल क्यू के बराबर है, तो एस ए एस भी सही है हमारा, है ना। और ए एस से भी सही है क्योंकि एंगल ए एंगल क्यू के बराबर है, एंगल 2 एंगल आर के बराबर है, और ये भुजा इसके। तो मैं इस प्रश्न के तीनों उत्तर सही बताऊंगी। आप जो भी करके आए होंगे आपके टीचर को तीनों में से आपको नंबर इसमें देना होगा क्योंकि ये त्रिभुज सर्वांग सम है। 5वां जो प्रश्न है इसका जो उत्तर है वो इसमें अवेलेबल नहीं है। देखें, कौन सी भुजा एई के बराबर है, एडी डीई बीडी, इसमें एक ऑप्शन ये लिखना भूल गया जो मेरे अकॉर्डिंग ईसी या एई ईसी आना चाहिए था। एई के बराबर कौन सी भुजा है, एई को पकड़ो भैया, कहाँ है, दोनों त्रिभुजों में ही पूछ रहा है ना ये, एक बार फिर से देख लो। विच ऑफ द फॉलोइंग साइड इज इक्वल टू एई, कहीं भी देख लो, तो एई किसके बराबर है, तो एई तो ईसी के बराबर है क्योंकि ई मध्य बिंदु है, तो राइट ऑप्शन ईसी ही आना चाहिए था आपका, जो कि इसमें मिसिंग है। तो इस क्वेश्चन के लिए भी आपको 1 अंक आपका भाई ग्रेस मार्क आपका यहाँ बनता है, क्योंकि ना तो ये एडी डीई बीडी, 3 ऑप्शन दे रखे, चौथा नहीं दे रखा, एडी डीई बीडी ये किसी के भी बराबर नहीं है, एई एडी के बराबर हो ऐसा कुछ नहीं है, समझ रहे हो मेरी बात को। और ये बीडी के बराबर है, इसका भी कोई प्रूफ नहीं है क्योंकि ये दोनों तो ऑलरेडी बराबर हैं, तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो ईसी आएगा। तो ये था बेटा जी आपका कंप्लीट सेट 2 का पेपर, जो कि थोड़ा लेवल इसका अच्छा था, अब था। फिर भी कोई डाउट आपको रह जाता है तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है, और लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। थैंक यू।